से स्टार्ट करते हैं, है ना। यस, हिंदुइज्म में अलग ही कॉन्सेप्ट से इवोल्यूशन के, बिल्कुल सही। चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, तो वो अपन पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक ठाक से क्वेश्चन है, पहले उसको समझ के स्टार्ट करते हैं। तो आपने एस्केलेटर्स वगैरह देखी होगी, मॉल्स वगैरह में एस्केलेटर्स होती है। एस्केलेटर किसी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। उस पे कोई आदमी है, वो सोच रहा है कि मैं भी चलूं, तो वो जब चलना लगता है ना, तो वो एक स्टेप एक सेकंड में ले रहा है, वो एक स्टेप एक सेकंड में ले रहा है, ठीक है। वो एक स्टेप पर सेकंड ले रहा है, तो उसे ऊपर पहुंचने में टोटल 20 स्टेप्स लेना पड़ रही है। उसे ऊपर पहुंचने में टोटल 20 स्टेप्स लेना पड़ रही है व्हेन ही इज टेकिंग 1 स्टेप पर सेकंड। 1 स्टेप पर सेकंड जब वो ले रहा है, तो उसे टोटल 20 स्टेप्स लेना पड़ रही है। और जब वो 2 स्टेप्स पर सेकंड ले रहा है, तो उसे टोटल 32 स्टेप्स कवर करना पड़ेगा। जब वो 2 स्टेप्स पर सेकंड ले रहा है, तो टोटल उसे 32 स्टेप्स लेना पड़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? When person is taking 1 step per second, तो उसे 20 स्टेप्स लेना पड़ रही है ऊपर पहुंचने में। जब वो 2 स्टेप्स पर सेकंड ले रहा है, तो टोटल वो उसे 32 स्टेप्स लेना पड़ रही है ऊपर पहुंचने के लिए, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एस्केलेटर। एस्केलेटर की एक्चुअल स्पीड बताना है इन स्टेप्स पर सेकंड। फाइंड स्पीड इन स्टेप्स पर सेकंड। जो एस्केलेटर है उसकी स्पीड बताना है, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर या स्पीड ऑफ एस्केलेटर वो बताना है। करिए ट्राई। ठीक ठाक का क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। मैं सोचा अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास खत्म हुई थी, तो उसमें क्वेश्चन करा रहा था मैं, तो वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू वॉक ऑन एस्केलेटर। व्हेन इज वॉकिंग ऑन एस्केलेटर विथ 1 स्टेप पर सेकंड, उसकी 1 स्टेप पर सेकंड की स्पीड है पर्सन की, तो उसे 20 स्टेप्स लेना पड़ रही है ऊपर पहुंचने के लिए। एंड when he is going with speed of 2 स्टेप पर सेकंड, तो उसे 32 स्टेप लेना पड़ रहा है ऊपर पहुंचने के लिए। अब बताइए एस्केलेटर की स्पीड क्या है, कितनी स्टेप पर सेकंड की एस्केलेटर की स्पीड है? शायद फाइंड करिए जल्दी से। गलत है आंसर पर। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एस्केलेटर। एस्केलेटर कितनी स्टेप्स पर सेकंड कवर कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में कोई डाउट? पर 1/3 भी गलत है। अंकित गलत है। ध्वनि सही, बिल्कुल सही। पलक बहुत बढ़िया। नहीं, तुम सानिया गलत है, ऋषित गलत है, मधुर गलत है, पारस सही है बिल्कुल। क्षितिज गलत, जवान सही। नहीं अर्चित। बिल्कुल से आदित्य राज। चलिए काफी बच्चों के आंसर सही आ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। इशिता बिल्कुल गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर। पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये क्या हो रहा है यार? मुझे थोड़ा सा ऐसा तुम्हें लॉजिकल लग रहा है कि यार 1 स्टेप पर सेकंड ले रहा है, कम स्पीड है, तो उसे लग रहा है 20 स्टेप लेना पड़ रहा है, और जब ज्यादा स्पीड करी तो ज्यादा स्टेप लेना पड़ रहा है। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? है ना, कुछ दिक्कत है ना? कुछ दिक्कत है ना यहाँ पे?
आदित्य राज बिल्कुल सही। सजल बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही सजल, क्यों दिक्कत नहीं है। पलक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पलक। तो लॉजिक ये है यहाँ पर, अगर आप टोटल टाइम देखें ऊपर जाने में जो है वो देखना चाहिए। स्टेप नंबर का जो है वो थोड़ी एक कोई तरीका होता है टाइम देखने का। हम अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगता है, तो टाइम सोचना चाहिए हमें। स्टेप का नंबर थोड़ी कम लगेगा, हमें नंबर ऑफ जो टाइम लगेगा वो कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पर सेकंड में 2 स्टेप कवर हो रही है, 1 सेकंड में 2 स्टेप कवर हो रही है, और 32 स्टेप कवर करना है, मतलब 16 सेकंड लग रहे होंगे। In second case, the time to go up is 16 seconds. In first case, the time to go up is 20 seconds. तो सेकंड केस में टाइम कम है, दिख रहा है, सेकंड केस में टाइम कम है। चलिए अब मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर जाने में एस्केलेटर की कुछ वेलोसिटी दी थी और पर्सन की वेलोसिटी 1 स्टेप पर सेकंड, 1 स्टेप मतलब यूनिट लेंथ जैसा मान लेते हैं, तो यूनिट लेंथ को यूनिट सेकंड में कवर कर रहा है ऐसा मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में जो टोटल टाइम होगा ऊपर जाने का, टोटल टाइम जो ऊपर जाने का वो पता है, और ऊपर की टोटल लेंथ मान लेते एक्स स्टेप थी, मान लेते हैं यहाँ पे टोटल एक्स स्टेप है, और एस्केलेटर को जो टाइम लग रहा है वो एक्स स्टेप टोटल टी टाइम में कवर कर रहा है ऐसा मान लेते हैं। ये एस्केलेटर की स्पीड है। फर्स्ट केस में एस्केलेटर और पर्सन की स्पीड ऐड हुई, और ये जो टोटल स्टेप कवर हो रही है कितने टाइम में, 20 सेकंड में। फर्स्ट केस में रिलेटिवली ऐड हो जाएगी दोनों की, सेकंड में भी रिलेटिवली ऐड होगी, पर सेकंड में पर्सन की स्पीड बढ़ गई, x/16 होगा इन सेकंड के। स्पीड फर्स्ट केस में एस्केलेटर की प्लस पर्सन की इक्वल टू नेट स्पीड आ गई, नेट स्पीड हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टेप बाय टोटल टाइम। टोटल यहाँ से x स्टेप थी 20 सेकंड में कवर हो रही है, और सेकंड केस में 16 सेकंड में कवर हो रही है। डिवाइड देम एंड सॉल्व। If you divide them, you will get 16/20, that is 4/5. सॉल्व करिए इसे, तो एस्केलेटर की स्पीड आएगी 3 स्टेप पर सेकेंड। बोलिए आ रहा समझ में। सिंपल, लॉजिकल। चलिए, पर समस्या ये है कि नीट ने आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया। पहले आते थे कि थोड़ा सा दिमाग लगता था, है ना, आजकल दिमाग लगवाते नहीं बच्चे का जरा सा भी। आजकल बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब जो पहले नंबर आते थे बच्चे के, तो बच्चा दिमाग वाला होता था, आजकल नहीं कह सकते ऐसा। आजकल ऐसा नहीं कि जो शार्प है दिमाग से वो ज्यादा नंबर लाएगा, ऐसा नहीं होता। आजकल कोई भी नंबर ले आता है। चलिए, पर देखो हमको तो एग्जाम में नंबर लाना है ना, इसका मतलब ये हो गया कि अब है ना ज्यादा बच्चों के पास ऑप्शन है, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट तो है डॉक्टर बनना, उसके लिए चाहिए मार्क्स, तो मार्क्स लाना है, ये मेन एम है। अब समझदार ज्यादा वो होगा जो एग्जाम में गलतियां कम करेगा। अब ज्यादा आपकी जो समझदारी है ये होगी कि आप पेपर 100% करके आओ विद 0 एरर, तो आप ज्यादा समझदार है, ठीक है। गेम चेंज हो गया है। चलिए, तो अब इसको हटाते हैं। क्या क्या डिसाइड करा था हमने, क्या स्टार्ट करना था आज से। पहले तो सेमीकंडक्टर के डाउट डिस्कस करना थे, राइट। पहले तो सेमीकंडक्टर के डाउट डिस्कस करना थे, तो पहले तो वही डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं हम। चलिए, फिर अपन एरर वेरर जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है सेमीकंडक्टर कंप्लीट करना। तो आपको जो जो डाउट है आप मुझे मैसेज करते जाइए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, है ना, तो साथ में अपन करते चलेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा। मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप आपके डाउट्स वगैरह निकाल लीजिए, है ना। क्लास टेस्ट आई थिंक 9 था, है ना, 9 या 10।
चलिए ये 11 था, क्लास टेस्ट 11 ये आगे हुए है ना, इससे पहले भी एक और दिया था मैंने। 11 से पहले का बेस करता हूँ मैं। ये 11 है, फिर से 11 आ गया गलती से। ये 12 था। अच्छा 12 में 1 से चालू है, 11 में आगे से नंबरिंग चालू है। तो ये क्लास से 12 से स्टार्ट करते हैं अपन, नंबरिंग तो 1 से चालू है, ठीक है, इससे स्टार्ट करें। यस, है ना। अब बताते जाइए इसमें आपके जो जो डाउट है, ठीक है। थर्ड और सेवन, फर्स्ट पेज पे थर्ड और सेवंथ आया मेरे पास, तो थर्ड और सेवंथ फर्स्ट पेज पे करते। The diode used in the circuit shown in the figure has a constant voltage drop of 0.5 for all the current and maximum power rating of 100 milliwatt. Maximum power rating मतलब V into I की जो उससे रेटिंग है वो दे रखी है आपको। What is the value of resistance R connected in series with the diode for obtaining the maximum current? Maximum current कब हो सकता है? जब पावर मैक्सिमम हो। पावर मैक्सिमम क्या दे रखी है अपन को? 100 मिलीवाट। तो पावर 100 मिली मतलब 10⁻³ होना चाहिए। उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.5 दिया है तो उससे करंट आ जाएगा। और एक बार वो करंट आ गया, अगर आपको करंट पता चल गया तो सर्किट में देखो 1.5 की बैटरी है, माइनस 0.5 डायोड के अक्रॉस ड्रॉप है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हो आप यार रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हो जाएगा। आया नहीं आया? इससे आंसर आ जाएगा। यस, तो उसमें आंसर आ रहा है कि और कुछ दिक्कत है? समझ में आ रहा है कैसे करा है? रिप्लाई यस हो गया। चलिए आगे बढ़ते, फिर सेवन पे आ जाते हैं। A sinusoidal voltage of peak 200 millivolt is connected to a diode and resistor and the circuit shown in the half wave rectification occurs. If the forward resistance of the diode is negligible compared to the R, the RMS value of voltage across R is approximately. R के अक्रॉस वोल्टेज की RMS वैल्यू बताना है। देखो R के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा कब? जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस R को अगर अपन टाइम के साथ प्लॉट करें, वोल्टेज अक्रॉस R को टाइम के साथ प्लॉट करें तो वो ऐसा कुछ ग्राफ मिलना चाहिए मुझे, हाफ वेव वाला। इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है, तो क्या इसका आरएमएस नहीं निकाल सकते हैं? 0 से इसका एक साइकिल पूरा टी टाइम में होगा, है ना। 0 से टी टाइम में इसका साइकिल होगा। अगर नॉर्मल साइनसोइडल से कंपेयर करो तो देखिए इसका एक ऐसा टाइम पीरियड है 0 से t/2 से t का, जहां वोल्टेज ही 0 है इसके अंदर, समझे क्या? है ना। यस, देखो, है ना, बोर्ड पे ध्यान दो जरा। तो हमारे पास नॉर्मल जो साइनसोइडल होता है उसका आपको आरएमएस याद होगा, और उससे इसमें फर्क क्या है? नॉर्मल का 0 से t/2 निकालो या 0 से t निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 0 से t/2 में तो नॉर्मल वाला है, पर 0 से t के अंदर थोड़ा सा 0 भी है। तो अगर हम आरएमएस निकालते हैं तो हम पहले वोल्टेज का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, फिर उससे डिवाइड, मीन करने के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं, फिर रूट लेते हैं। अब 0 से t में दिक्कत क्या है कि कुछ टाइम के लिए तो 0 ही है वो, तो 0 से t/2 में ही एवरेज आएगा और बाकी तो सम टाइम 0 है वो। नॉर्मल वाले में क्या होता था? ये वाला 0 नहीं होता था, यहाँ पर वही चीज मिल जाती थी जो यहाँ पे था। तो नॉर्मल वाले का आपको आरएमएस पता है, वो क्या होता है? V0/√2। उसका स्क्वायर करोगे अगर तो ये रूट हट जाएगा, तो ये वहां मीन वैल्यू होना चाहिए। नॉर्मल वाले में मीन वैल्यू ये आना चाहिए थी V0²/2। अब यहाँ मीन वैल्यू अगर देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ की जो मीन वैल्यू है वो हाफ आएगी, ये टर्म हाफ देगा पुरानी मीन वैल्यू का, तो पुरानी मीन वैल्यू का या हाफ आना चाहिए था। हाफ क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ 0 से t इंटीग्रेशन जब हो रहा था तो पूरे में वोल्टेज की वैल्यू थी, और ये आधे टाइम तो वोल्टेज 0 ही है, तो आधे टाइम वोल्टेज 0, तो इसलिए एवरेज अब यहाँ पे हाफ आ रहा होगा। ये आया क्या समझ में? तो यहाँ पर अब अपने पास क्या आ गया? ये V0/√2 के बदले 2 आ जाएगा इसका आरएमएस।
ये लॉजिक समझ में आया कि इसको बेसिक से करे? बेसिक से करे क्या कि लॉजिक चमक रहा है इसका? कुछ बताओ। क्लियर है? कुछ बच्चे बोल रहे क्लियर है। क्या सबको क्लियर है? यस आ गया। ओके बच्चों, है ना। फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने करा क्या। मुझे ना नॉर्मल साइनोसॉइडल जो होता है ना एसी में, उसका आरएमएस याद है। शायद आपको भी एसी में पढ़ा होगा तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो एसी में जो आरएमएस होता है वो क्या आता था? v0/√2 आता था। तो आरएमएस होता था रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो, वो आता है v0/√2। तो इसके मीन की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी v0/√2 का स्क्वायर, मीन वैल्यू। वहां मीन वैल्यू आना चाहिए v0²/2। ठीक है, अब यहाँ और वहां के मीन में फर्क क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से t में इंटीग्रेशन जब करने जा रहे हैं तो आधे टाइम में पोटेंशियल, और यहाँ भी नॉर्मल में यहाँ भी पोटेंशियल होता है पर यहाँ 0 है। तो यहाँ पर एक टर्म 0 है और 0 से t/2 में इंटीग्रेशन है। वहां पूरा 0 से t इंटीग्रेशन होता है। तो क्योंकि वोल्टेज आधे साइकिल में आ रहा है और आधा ही अपन को यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, तो ये मीन अब यहाँ पे आधा आ जाएगा। पुराने का जो मीन आता था उससे आधा कर दिया, तो पुराने का मीन आता था v0²/2। मतलब नॉर्मल साइनसॉइडल जो होता था, नॉर्मल साइनसॉइडल वोल्टेज का जो मीन आता था, v² का मीन यहाँ पर जो आता था, यहाँ v² का मीन आता था v0²/2, और यहाँ आधी साइकिल में इसलिए उसका हाफ आ जाएगा मीन, और फिर रूट लेंगे तो v0/2 बचेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है लॉजिक मैंने क्या लगाया? एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका बेसिक से करो यार। ये आपको साइनसॉइडल पता है तो इसकी इक्वेशन लिख दो साइन की, फिर इंटीग्रेट वगैरह करो जो एसी में करते हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते, और क्या बोला था इस पेज पे? और कुछ था क्या डाउट? 7 तक बताया था अभी आपने, और कुछ था क्या? और कोई नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बताओ 17 तक कोई डाउट? 17 तक कोई डाउट? बोलिए जल्दी, 17 तक कोई डाउट? कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 28 तक। 17 आया पिछले पेज पे मेरे पास, वापस आते हैं। 17 डाउट है। द बाइनरी नंबर 1 + 1 + 1 + 1 इज 1 + 1 अगर नॉर्मल नंबर होते, 1 हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट 1। बाइनरी में 1 हम रिप्रेजेंट 1 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमें 5 का बाइनरी फॉर्म आंसर चाहिए। 5 का बाइनरी फॉर्म कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो उसकी प्रोसेस समझ लो। किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे मुझे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाओ। पहले 2 से डिवाइड करा, 2 × 2 = 4 होता है, रिमाइंडर बचा 1। जो रिमाइंडर बचा उसको लिखते चलो, ध्यान से समझते जाइए। 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आया वो लिखिए। तो रिमाइंडर लिखा पहले 1, और जो क्वोशंट आया ना ये 2, उसको फिर से 2 से डिवाइड करो। जो रिमाइंडर आया वो लिखते चलो, जो क्वोशंट, जब तक क्वोशंट 1 नहीं बच रहा है तब तक डिवाइड करते चलो। तो इस 2 से इसको डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर आया 0, तो 0 लिखो रिमाइंडर जो आया। अब क्वोशंट क्या आया 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 क्या करेंगे, अब इसका रिमाइंडर ही 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 0 0 आया, रिमाइंडर बचा 1, फाइनल रिमाइंडर 1 बच गया। बस जब तक यहाँ क्वेश्चन 0 नहीं आया जब तक चलते जाओ। फाइनल रिमाइंडर 1 आ गया, 1 लिख दो, हो गया। ये आ गया 5 का बाइनरी। कैसे निकाला है फिर से देखो। किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसे 2 से डिवाइड करते जाओ। 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया वो लिखते चलो, और क्वोशंट को फिर से 2 से डिवाइड करते जाओ। कब तक ये चलना चाहिए? जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाए। जब क्वोशंट 0 आ गया रुक जाओ। आ रही बात समझ में? यस, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो किसी और नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कोई छोटा सा नंबर एग्जांपल दो जल्दी से, कोई भी बच्चा। 7 ले लो। 13 आया मेरे पास। नहीं, आदित्य राज का पहले आया 55। आदित्य राज ने पहले बोला 55, तो चलो 55 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 55 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 55
पहले डिवाइड करो 2 से, है ना, क्या आएगा 26 नहीं 26 आएगा ना, 27, ठीक है, 54 बचा, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर लिखो, क्वेश्चन आया 27। देखते जाना, मैं गलत डिवाइड तो नहीं कर रहा हूँ, वो भी चेक कर लेना। चलिए ये तो सही करा ना मैंने, 27 इंटू 2 54 होता है, सही है। यस अब सर। 13 26, रिमाइंडर आया 1, जो रिमाइंडर आया लिखो, क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करो 2 से, 2 6 12, रिमाइंडर आया 1, वो लिखो, क्वेश्चन को फिर से 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 2 2 4, सॉरी 2 3 6, रिमाइंडर आया 0, तो 0 लिखो, जो रिमाइंडर आया, और क्वेश्चन आया 3, उसे फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, रिमाइंडर आया 1, यहाँ 1 लिखो, जो क्वेश्चन आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, 0 2 0 0, रिमाइंडर आया 1 1 लिख दो, बस क्वेश्चन 0 आ गया, रुक जाओ। तो ये आ गया इसका बाइनरी फॉर्म 55 का, समझ में आया? यह आया इसका बाइनरी फॉर्म 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब बाइनरी को अगर डेसिमल में फिर कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते? एवरी नंबर इज जस्ट पावर ऑफ 2, एवरी नंबर इज पावर ऑफ 2, यूनिट प्लेस पे जो लिखा रहता है उसको 2 की पावर 0 इंटू कर दो, जो यूनिट प्लेस पे लिखा है उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट नंबर को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट नंबर को अगला भी 1 है उसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, और ऐसा करते जाओ। अगला 0 है उसको करेंगे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर 1 है उसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर 1 है उसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। तो ये जो एक्सप्रेशन बना इसको ऐड करके देख लो, 2 की पावर 5 इंटू 1 मतलब 32, 2 की पावर 4 इंटू 1 मतलब 16, 2 की पावर 3 इंटू 0 मतलब 0, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और लास्ट में 1, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 इंटू 1 1, ऐड कर लो, है ना, ऐड कर लो 16, ऐड कर लो इसको 32, 16 प्लस 4 20 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारे पास 52, 52 प्लस ये 3 55 आया। यस तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूनिट प्लेस पे जो लिखा है उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट कर दो, अगला नंबर जो लिखा है, जो भी नंबर लिखा है उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते चलो, पहला 2 की पावर 0 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 1 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 2 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 3 से, ऐसे चलते जाओ और सबको ऐड कर दो तो आपको डेसिमल में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, स्टार्टिंग 2 की पावर 0 से करना रहती है, ये थोड़ा ध्यान रखना रहता है बच्चों, दोनों चीज आई क्या? थोड़ा प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करना खुद, और फिर उसके बाद उसको नेट पे चेक कर लेना कि इसका नंबर का बाइनरी क्या आता है और बाइनरी का ये नंबर क्या होगा, वो कन्वर्जन चेक कर लेना, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा खुद, तो फिर आसान हो जाएगा। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछती नहीं है नीट विट, है ना। चलो क्वेश्चन 13 पूछ ले, तो इसलिए अपन ने कर लिया। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, इसमें 13 डाउट आया मेरे पास। 13 The dominant mechanism for motion of charge carrier in forward and reverse bias silicon PN junctions are, फॉरवर्ड में क्या होता है? डिफ्यूजन करंट जाता है और रिवर्स में ड्रिफ्ट करंट होता है। तो ये पहला तो गलत लिखा है, देखो साफ साफ, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड ड्रिफ्ट इन रिवर्स, ये सेकंड सही है, डिफ्यूजन इन बोथ ये गलत है, ड्रिफ्ट इन बोथ ये गलत है, तो बी सही है। क्लियर? इज इट क्लियर? या चलिए, और कुछ इस पेज पे डाउट? एनी डाउट ऑन दिस पेज? नहीं, हटाते हैं इसको, फटाफट आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज 28 तक क्वेश्चन से बताओ, 28 तक कौन कौन से डाउट है, जल्दी बोलो, आई एम वेटिंग। कोई भी नहीं है, आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट पेज 38 तक बोलो। 38 डाउट आया मेरे पास, और कोई? 32 भी है, 32 और कोई? चलो 32 पढ़ते हैं।
eBay serious drawback of semiconductor devices is that? ये लैंग्वेज क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। लैंग्वेज पढ़ते हो ऑप्शन से शायद समझ में आए। दे आर कॉस्टली, नो, सेमीकंडक्टर कॉस्टली तो कभी नहीं होते। दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट, नो, सेमीकंडक्टर पॉल्यूट भी नहीं करते। दे डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, नो, दे कैन नॉट बी यूज्ड टू विथस्टैंड हाई वोल्टेज। यही सबसे बड़ी चीज है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कभी भी बहुत हाई वोल्टेज पे काम नहीं करते। डायोड वायोड सब में बहुत स्मॉल वोल्टेजेस होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ये लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए था कि ओनली सीरियस ड्रॉबैक, ओनली सीरियस ड्रॉबैक, यहाँ लिखा होना चाहिए था ओनली सीरियस। ठीक है, वो शायद लैंग्वेज वैंग्वेज कुछ गलत हो गई उनसे। क्लियर? 38 द वोल्टेज गेन ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर। ये एक ओप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ओप एम्प। ओप एम्प, ये जो नीचे डायग्राम बनाया ना ऐसा ट्राइंगल विथ माइनस एंड प्लस साइन, इसको बोला जाता है ओप एम्प। ठीक है, ओप एम्प में ये जो प्लस माइनस लिखा रहता है, इनका जो वोल्टेज डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बता देता हूं उसको, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओप एम्प वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया क्योंकि एक बार शायद कहीं पूछा था, इसलिए अभी डाल दिया मैंने इसको, है ना। पर बहुत रेयर चांस है कि आपको पूछा जाएगा ये, पर किसी किताब में कभी मिल जाए आपको वहां अच्छो, इसके लिए पहले से ही डाल दिया हमने यहाँ पे कि ये क्वेश्चन भी कर ही लो, थोड़ा सा ओप एम्प के बारे में भी समझ ही लो। ओप एम्प क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर ये करता क्या है, इसमें ना दो इनपुट होते हैं, एक माइनस एक प्लस, और यहाँ वी आउट मिलता है। जो भी आपने यहाँ इनपुट लगाया, मान लीजिए प्लस वाले पे लगाया आपने V1, माइनस वाले पे लगाया V2, तो इनका जो डिफरेंस होता है V1 माइनस V2, ये आपको गेन होके मिल जाती है। इसका गेन A टाइम्स वी आउट, A टाइम्स V, ये आपको गेन मिलती है इसकी, इस तरह से हमें वी आउट मिलता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट पोटेंशियल होता है वो इनपुट का डिफरेंस इनटू गेन ऑफ एम्पलीफायर, और ये जो गेन होती है बहुत हाई होती है, इज वेरी हाई। ये बात समझ में आई? ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है, तो उसके अंदर दो इनपुट है, दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस की वैल्यू को एम्पलीफाई कर देता है। वहां जो भी वोल्टेज आता है आउटपुट में, इट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज into some A, when A is very high number। ये होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ जो सर्किट दिया है, जरा वो ध्यान से देखना, जो आपको क्वेश्चन में सर्किट दिया है वो थोड़ा सा अलग है। मैं पूरा बेसिक से कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सर्किट सॉल्विंग ये सारी चीजें भी समझ में आए। तो सर्किट क्या दिया है जरा ध्यान से देखो। एक हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन दिया है मुझे, और नीचे प्लस साइन दिया है। प्लस साइन के साथ यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और ग्राउंडिंग कर दी। माइनस साइन के साथ उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, माइनस साइन के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया। मैं ऑडिबल हूँ क्या? मैं ऑडिबल? यस, चलो ठीक है ना। माइनस साइन के साथ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम, और यहाँ पर एक साइनसोइडल पोटेंशियल, और यहाँ ग्राउंडिंग करी, ठीक है। और 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाया है, 100 किलो ओम, और उसे यहाँ से जोड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वी आउट है। यहाँ का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी आउट। ये हमको सर्किट दिया गया है। अब इस सर्किट में देखिए, ग्राउंडिंग तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, और ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, जहाँ वी आउट पोटेंशियल था। तो अब इसकी अगर मैं यहाँ का जो पोटेंशियल होता है, इस डिफरेंस से बहुत हाई वोल्टेज मिलता है हमको, इस डिफरेंस का यहाँ तो लगा दिया 0, यहाँ कुछ इनपुट पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो कुछ V1 आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो आप लिख सकते हैं, एक सेकंड,
इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें करंट जो जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इट इज वेरी स्मॉल। वो कैसे करूंगा मैं आपको, वो शायद आपको थ्योरी में मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ पर इनपुट पोटेंशियल था Vin, तो जो यहाँ करंट है वही करंट यहाँ जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। तो Vin माइनस V1 बाय 1 किलो शुड इक्वल टू Vout माइनस V1 अपॉन 100 किलो। ये तो यहाँ से हमको V1 मिल जाता है और V1 की वैल्यू जो आ गई वो पता है अगर, तो V1 माइनस यहाँ का पोटेंशियल विच इज 0, इनका डिफरेंस इनटू हाई नंबर इज Vout। ऐसा सॉल्व करें ना तो इक्वेशन बन जाती है ना। ये R1 R2 रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल ले लो, R1 R2 रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल ले ले तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप V1 निकाल सकते हो R1 R2 के टर्म में। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप R1 R2 के टर्म में V1 निकाल सकते हो, है ना। ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, मैंने ये बताया आपको कि यहाँ जो करंट जाता है ना वो इधर जाता है, इस डिवाइस के अंदर करंट निग्लिजिबल जाता है। तो डिवाइस के अंदर निग्लिजिबल करंट है, इसलिए जो यहाँ करंट है वही यहाँ जा रहा होगा। तो उससे इक्वेशन बनी, इससे V1 आ जाएगा, और जो V1 आया उसका ही बहुत हाई टाइम वे आउट होता है, तो उससे हमको इक्वेशन मिल जाएगी एक और ये A बहुत हाई होता है। ये कंडीशन जब यूज करेंगे तो एक सिंपल सा हमें वोल्टेज गेन का रिलेशन मिल जाता है। वोल्टेज गेन हमें फाइनल जो वोल्टेज गेन है वो आना चाहिए V आउट बाय Vin, तो उसकी हमें इक्वेशन मिल जाती है V आउट बाय Vin, और वो A की वैल्यू बहुत हाई होती है, वो लगा दो तो इनके रेशो से आती है। इनका जो R1 R2 का रेशो है ना, इससे वो वैल्यू आ जाती है। ये 100 किलो में दिया था, रेशो यहाँ पे कितना बनेगा 100 का आएगा, तो इसका आंसर 100 टाइप कुछ होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर ऐसा कुछ होना चाहिए था। R2 R1 -1 ऐसा कुछ रहता है, तो इसका आंसर समथिंग लाइक दैट आना चाहिए 100/1 करके। तो आप आगे एक बार कर लोगे इसको, मैं आपको फॉर्मूला फाइनली डिराइव करके दे दूंगा, आप भी कर सकते हो वैसे। यहाँ पे डिराइव करोगे एक बार ट्राई, यस, है ना। तो आप लोग आगे ट्राई करना, इसको सॉल्व करना। बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला और मैं डिराइव करके दे दूंगा। और लॉजिक ये जो बताया मैंने, क्या बताया कि यहाँ जो करंट जाता है वही इसमें जाता है, अंदर करंट निग्लिजिबल होता है। ये लॉजिक पता होना चाहिए था, ये लॉजिक पता हो तो फिर ठीक है। फाइनली V आउट बाय Vin निकाल लेना, वो आया था R2 बाय R1 -1 + 1 ऐसा कुछ आता है। तो नियरली R2 बाय R1 का यहाँ पे हमको गेन मिलने लगती है। R2 बाय R1 कर दो, 100/1 कर देंगे तो 100 के आसपास आंसर हो जाएगा, भी आंसर होगा। या चलो वो फॉर्मूला चेक करना, है ना। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत देगा आपको, इतना मेहनत करवा रहा हूँ जो आपसे, ठीक है। ये आपको पूरा सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो अपने कोर्स में नहीं है, एक्स्ट्रा शीट डाल दीजिए मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे और कोई डाउट है क्या? एनी डाउट ऑन इस पेज? और कोई डाउट? चलो नहीं है शायद, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते फिर 44 तक। पर को क्लियर नहीं, पर मैं उसका फॉर्मूला आपको फिर से एक बार डेरिवेशन आपके ग्रुप में सेंड करता ओपन का, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं अपन 44 तक। कोई और डाउट? फोर्टी 44 तक और कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट 50 तक। 46 आया मेरे पास, 46। Consider a PN junction as a capacitor formed with P and N material acting as a thin metal electrodes and depletion layer with acting as separation between them. Biasing on this, assume that NPN transistor is working basing on this, पता नहीं क्या लिखा है, basing on this, assume that an NPN transistor is working as an amplifier in CE configuration. If C1 and C2 are the base emitter and collector emitter junction capacitance, then जंक्शन कैपेसिटेंस दे रखी है अपन को। अब इनका रिलेशन बताना है, किसी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी किसी कम होगी। तो याद करिए अपना जो एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी जो भी ट्रांजिस्टर होता है ना, उसको अपन ने सी कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर जैसा वर्क करा है। तो एम्पलीफायर जैसा अगर वर्क कर रहा होगा
तो कलेक्टर और इमिटर और बेस का बीच का जो जंक्शन होता है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और दूसरा जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है ना। इन रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में आपको जो कैपेसिटी बनेगी उसे कंपेयर करना है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस आ रही होगी, कैपेसिटेंस मतलब कैसे लिख सकते हैं अपन, हम अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड से या इसका किसी चीज से रिलेट करके कैपेसिटेंस बता सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि पीएन मटेरियल से एक तरह से थिन मेटल इलेक्ट्रोड जैसा मान लो और डिप्लीशन लेयर को एक सेपरेशन बिटवीन देम जैसा मान लो, इससे कैपेसिटर जैसा बन रहा है। तो यहाँ कैपेसिटर जैसा सोच के कुछ बता सकते हैं अपन, यहाँ एक कैपेसिटर जैसा बन रहा है और यहाँ एक कैपेसिटर जैसा बन रहा है, दोनों साइड हमें कैपेसिटर जैसा दिख रहा है और उनकी कैपेसिटी को कंपेयर करना है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है बताओ, वो Q/V होती है क्या, सही है क्या, Q/V होती ना, है ना। अब Q चार्ज क्या स्टोर होगा यहाँ पे वो बताओ। डिप्लीशन लेयर ये पहली वाली थिन होती है, दूसरी वाली थिक होती है, किसमें ज्यादा चार्ज आ रहा होगा बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आप सोचिए बस, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी का क्या रिलेशन होना चाहिए। चार्ज बाय V इनका क्या रिलेशन आएगा। कैपेसिटी को अगर वैसे देखें तो एप्सिलॉन नॉट A/D हम लिखते थे, तो D कम तो कैपेसिटी ज्यादा, D कम कैपेसिटी ज्यादा, बीच में कोई मटेरियल है तो डायरेक्टली कांस्टेंट जैसा मान लो, तो फर्स्ट में विड्थ कम है तो कैपेसिटी ज्यादा। जा रहा है लॉजिक समझ में, यस ठीक है। तो अब इससे आप सोच सकते हो कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा किसकी कम होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी आंसर होना चाहिए इसका, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, इसका ए आंसर होना चाहिए, कैपेसिटी फर्स्ट की ज्यादा। आ रहा है क्या समझ में, पीछे आंसर क्या दिया है, ठीक है। चलिए और कोई इसमें डाउट है क्या 50 तक, 39 बैक करते हैं हम, बैक पेज पे आते हैं 39 के लिए। सो 39 ये रहा, इन द गिवन सर्किट द आउटपुट y बिकम 0 फॉर इनपुट, y कब कब 0 है बताना है। तो ये तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा यार, इसमें y की वैल्यू 0 कब कब आएगी, तो आपको पूरा बेसिक से सोचना पड़ेगा, या ऑप्शन से जाओ तो सोचो। ऑप्शन में जाएंगे तो फिर देखो हमारे पास यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट का रिजल्ट ये एंड का नॉट है, एंड का रिजल्ट 1 कब मिलता है जब दोनों 1 हो, तो दोनों 1 हो तो उसका रिजल्ट 1 मिलता है, पर नॉट होने से 0 हो जाएगा। तो जब दोनों इनपुट 1 आएंगे तब ये 0 दे सकता है, दोनों इनपुट 1 मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, नीचे 1 आने के लिए यहाँ 0 होना चाहिए और यहाँ 1 आने के लिए एंड है तो दोनों तरफ 1 1 होना चाहिए, तो आंसर आ गया 1 1 0। 1 1 0 पे ऐसा होगा कि आउटपुट 0 मिलेगा। अरे समझ में, ऑप्शन से जाए तो ऑप्शन से 1 1 0 किस ऑप्शन में, मेरे पास ऑप्शन में नहीं आ रहे तो सारे गलत हो गए। तो और सोच लेते एक बार, मुझे आउटपुट 0 चाहिए, इसको फिर से सोचते अपन। चलिए मुझे आउटपुट यहाँ चाहिए 0, यहाँ 0 कब आ सकता है जब एंड का आउटपुट 1 आए, क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ था, तो एंड का आउटपुट 1 आया तो यहाँ 0 मिलेगा, तो एंड का आउटपुट 1 जब दोनों 1, दोनों 1 कब आएंगे जब सी हो जाए 0, और ऊपर 1 कब आएगा जब ए और बी दोनों 1 हो, क्योंकि वो एंड है। इसका आंसर गलत है, फिर इसका मतलब नन ऑफ देम इज मैचिंग, या तो ये किसी ने पूछा क्यों नहीं था, बाकी किसी ने, आ रहा है समझ में कि नहीं। यस रिजल्ट तो आया, बाकी भी दूसरे, और फिर इसका पूछा क्यों नहीं था, ये मतलब डाउट होता फिर तो ये क्वेश्चन का आंसर ही भी सही नहीं आ रहा। अच्छा ये करा था कि नहीं क्वेश्चन, ये करा होता तो डेफिनेटली डाउट आता है ये तो।
चलिए और बताइए, इस पेज पे और कुछ है क्या? 44 तक और कुछ? फोर्टी फोर तक और कुछ नहीं, आगे बढ़ते 50 तक नहीं, आगे बढ़ते 56 तक, 55 55 है हमारे पास, 54 55 54, ठीक है। और कुछ? 55 54, ये दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों देख लेते हैं अपन। 56 भी है, चलिए 56 तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर फेड विद अ साइनसॉइडल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज ऑफ इनपुट इज 10 वोल्ट, इनपुट दिया है अपन को, फेड मतलब इनपुट। द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का डीसी कंपोनेंट। अब आउटपुट वोल्टेज क्या आता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर होकर मिलती है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो वही मिलेगी जो इनपुट की थी, वो V0 ही रहेगी, 10 वोल्ट रहेगी, है ना। अब आपसे पूछा क्या इसका डीसी कंपोनेंट, किसी भी पोटेंशियल का डीसी कंपोनेंट वो होता है उसकी मीन वैल्यू। ये शायद एसी में आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू 0 होती है, उसकी केवल अल्टरनेटिंग वैल्यू रहती है, और उसमें अगर मैं कुछ कांस्टेंट ऐड करूं तो उसे बोलते हैं एसी प्लस डीसी, है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ दैट इज द डीसी कंपोनेंट। किसी भी सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू होती है, वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू, उसे बोलते हैं उसकी डीसी वैल्यू, वीडीसी। ये समझ में आ रहा है? क्या आप इस आउटपुट की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ, ये जो ग्राफ बना है वी आउट का, इसकी एवरेज वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? बोलो। V0 बाय पाई, बिल्कुल सही। इसकी एवरेज वैल्यू आने वाली है V0 बाय पाई, है ना। नॉर्मल साइनसॉइडल की अपन एक हाफ साइकिल में एवरेज निकालते हैं तो 2V0 बाय पाई आता है। इसका एक हाफ साइकिल में वैल्यू है और बाकी में 0 है, तो टोटल करेंगे तो V0 बाय पाई आ जाएगा इसका आंसर। तो V0 कितना था? 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट बाय पाई मतलब बी आंसर होना चाहिए। क्लियर? ये एसी में याद है कि नहीं आपको V0 बाय पाई वगैरह सब? हाँ चलो, हाँ बोल रहे। अगला, अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। ये तो अपन ने कल डिस्कस कराया है, क्वेश्चन वही है ना, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। तो कलेक्टर में आईसी, कलेक्टर करंट का जो चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन इनपुट वो मुझे दिया गया है, वो इनसे मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 200, तो बेस में करंट का चेंज मिल जाएगा मुझे। बेस रेजिस्टेंस इज 1.5, इनपुट सिग्नल वोल्टेज इन द बेस करंट आर। आपको बेस करंट का चेंज पता है, ठीक है, बेस करंट का चेंज पता है, तो सब इनपुट पोटेंशियल और बेस करंट बताना है। तो चेंज जितना हुआ उससे तो ज्यादा ही बेस करंट होना चाहिए था। तो इसमें से एवरेज देखा ना कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यहाँ से जो ये आईसी जैसा मान लो, ऊपर जो हमें दिया है ना सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर, ये आईसी जैसा मान लो, तो उससे आईबी निकल जाएगा और आईबी आ गया तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? हमें यहाँ से मिलेगा आईसी, आईसी आ गया, उसको डिवाइड करो बीटा से, आईसी बाय बीटा हो जाएगा आईबी जो हमें पूछा है। तो एक ऑप्शन तो आईबी का वहां से आ गया। तो फिर आईबी अगर पता चल गया और तुम्हें इनपुट पोटेंशियल पूछा है इसके अंदर ना, इनपुट पोटेंशियल कितना लगाना है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज इन द बेस करंट, तो बेस करंट यहाँ से मिल चुका है और सिग्नल पोटेंशियल के आरबी मल्टीप्लाई कर देना उसमें, होगा। यस, चलो बच्चे बोल रहे याद आ गया। लास्ट क्वेश्चन का डीसी कंपोनेंट समझ नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन में डीसी कंपोनेंट मतलब एवरेज वैल्यू होती है किसी भी सिग्नल में, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज इज इट्स डीसी कंपोनेंट। मतलब साइनसॉइडली कोई बदल रहा है तो उसकी एसी वैल्यू होती है, उसकी डीसी वैल्यू 0 होती है। डीसी कंपोनेंट का मतलब होता है मीन वैल्यू, किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल का डीसी कंपोनेंट मतलब इसकी मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू निकाल लो आप। ये याद करो, शायद रिपल फैक्टर बताया था मैंने आपको, रिपल फैक्टर बताया था, याद करो, उसमें मैंने बोला होगा
रिपल फैक्टर में याद है क्या? रिपल फैक्टर याद करो। रिपल फैक्टर में बोला होगा मैंने कि हाफ वेव रेक्टिफायर का है, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं। मीन वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट और आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट किनका रेशियो लेते हैं अपन, आरएमएस ऑफ आउटपुट, है ना? कुछ याद आ रहा है एनीवन? या चलो हाँ तो बोल रहे हैं बच्चे, चलो ठीक है, मान लेते आ रहा है आपको, एक बार चेक कर लेना, नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लेना। चलिए और कोई डाउट? यहाँ पर 56 बोला था शायद एक और। द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद 9% नेगेटिव फीडबैक इज 10। द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक विल बी। अरे फीडबैक के साथ वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बताया था ना आपको, तो लगाओ क्या होता था फॉर्मूला, वो फीडबैक के साथ वोल्टेज गेन ए इफेक्टिव वोल्टेज गेन इफेक्टिव होता था ए अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस ए बीटा। कुछ याद आया? यस, अगर याद आ गया है तो अब करना है इसको आगे आपको, ठीक है। वोल्ट एम्पलीफायर का आपको बोला है 9% नेगेटिव फीडबैक है, तो बीटा 9% है, मतलब बीटा क्या ले लेंगे 9/100, 9/100 ले लेंगे बीटा, ठीक है। और फीडबैक के साथ गेन आ रही है 10, तो वो ए इफेक्टिव आपको 10 दिया है और ए पूछा है, सॉल्व करो क्या हो जाए। चलो ये तो आसान क्वेश्चन। और बताइए 61 तक 9% बीटा कैसे, क्वेश्चन में कहा है ना 9% इज द नेगेटिव फीडबैक, उस क्वेश्चन में लिखा है विद 9% नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक की वैल्यू 9% है, मतलब आउटपुट का 9% इनपुट में फेड करा है, तो बीटा इज 9%, समझे? यस, चलिए और भी कुछ पूछा है किसी ने? सर हो गया ये वाला, तो बी ही आंसर है, ठीक है चलो ओके। आगे 61 तक और कोई डाउट? बोलिए 61 तक और कोई डाउट? कोई भी कोई डाउट नहीं, फिर तो आंसर क्या आगे। कोई भी डाउट है क्या, पूछ लीजिए। 58 है, 58 आया मेरे पास, 58 देख लेता हूँ। विच पार्ट रिप्रेजेंट द नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ये नेगेटिव कहाँ आएगा, जहाँ वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, तो ये दिख रहा है मुझे सीडी में। सीडी में देखो वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो सीडी में डायनेमिक रेजिस्टेंस नेगेटिव है, क्लियर? अच्छा ये 60 वाला हो गया, 60। अच्छा डाउट आएगा 60 मेरे पास। फिल्टर मीटर पढ़ा है कि नहीं आपने? एसी में फिल्टर वगैरह पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, तो फिर तो हो जाना चाहिए, फिर का डाउट है? क्या पढ़ा है बताओ, क्या जानते हो फिल्टर्स के बारे में, जो जो जानते हो बोलो, बोलिए क्या क्या पढ़ा है आपने फिल्टर्स के बारे में? तो मैं पूछ रहा हूँ तो आप मेरे को बोल रहे हो बताओ, नहीं आप बताइए पहले, आप बताइए आपको क्या पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिल्टर, लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर, क्या पढ़ा है आपने बताओ? सर सर्किट के रिलेटिव पढ़ा है कि अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों एक वेरिएबल वोल्टेज के साथ कनेक्टेड हैं, तो हाँ अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस टाइप की जो वैल्यू रहती है वो हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है ओमेगा सी के। हाँ तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हाँ वो लो रहेगा, तो करंट जो है वो इजीली फ्लो थ्रू कर पाएगा सर्किट से। ठीक है चलो, थोड़ा बहुत मैं भी बताता हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मैं ऑडिबल हूँ क्या प्रॉपरली, अच्छे से सुनाई यस दे रहा सर। हूँ? यस सर। ओके है ना, तो क्योंकि वो माइक वाइक यूज नहीं कर रहा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, एक बार कंफर्म कर रहा था। देखिए अगर हम साइनसोइडल पोटेंशियल लगाते हैं आर की इस तरह के किसी सर्किट में, तो आपको जो भी करंट आता है वो भी साइनसोइडल मिलता है ना? करंट साइनसोइडल ही मिलता है आपको, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज हो रही होगी, प्लीज इग्नोर इट। साइनसोइडल ही मिलता है आपको करंट, यहाँ पर करंट साइनसोइडल मिलता है, और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल वो भी आपको साइनसोइडल ही तो मिलता है।
बताइए। जैसे मैं अगर आपको दे दूं यहाँ पर कि इस वोल्टेज की वैल्यू थी V नॉट sin ओमेगा टी, ये कैपेसिटी C है, ये रेजिस्टेंस R है, तो बताओ रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप या कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या मुझे इक्वेशन दे सकते हो आप? हाँ है ना? बस इक्वेशन दे सकते हो क्या मुझे? उनके पोटेंशियल ड्रॉप की विद टाइम इक्वेशन दे सकते हो? यस, दे सकते हैं। सबका आंसर आ रहा है यस। एंड दोज इक्वेशन जो भी आएगी उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी ना जो यहाँ है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी ना? बिल्कुल सही, वही रहेगी, है ना? तो जो मैंने इनपुट वोल्टेज लगाया होता है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है वही फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास यहाँ पे वोल्टेजेस आते हैं। बट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, उसकी पीक वैल्यू क्या आएगी, इट डिपेंड्स ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड्स ऑन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं अगर बताऊं मैं उस वोल्टेज की पीक वैल्यू जो आने वाली है, इसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाता है 1/ω_c, जिसे हम XC बोलते हैं, वही R। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में जो आ जाएगा वो इनसे निकालकर V नॉट बाय दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज √R² + XC², ये सर्किट में करंट की पीक वैल्यू आएगी। करंट की पीक वैल्यू इनटू 1/ω_c, दिस विल बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स की पीक वैल्यू, VC नॉट बोलो, VC नॉट, नॉट को पहले लगा देता हूं पीछे से लगा देता हूं, तो ये आएगा कैपेसिटर के वोल्टेज की पीक वैल्यू। सही है क्या? और इसे रजिस्टर के लिए निकालना हो तो यहाँ पे R से मल्टीप्लाई कर देंगे। So you can observe it is dependent on the angular frequency omega. ओमेगा पे डिपेंडेंट है कि पीक वैल्यू क्या है। यस। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी, जिस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे वोल्टेज लगाया वही फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज इनके अक्रॉस आने वाला है, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। वो डिपेंडेंसी अगर साइड में करे तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ वही आ रही है, ये क्लियर हो रहा है ना? यस। और वोल्टेजेस को मैं सुपर इम्पोज भी कर सकता हूँ, मतलब मैं पर्टिकुलर एक वोल्टेज की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है हमारे पास, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए इनका बिहेवियर क्या है वो मुझे पता हो, दूसरे टाइप के वोल्टेज के लिए बिहेवियर क्या है वो बताओ, तो दोनों का सम जब लगाऊंगा तो वो बिहेवियर का सम मिल जाएगा मुझे, है ना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अगर इनपुट में मेरे पास कई सारी फ्रीक्वेंसीज के वोल्टेज सिग्नल का एडिशन है, मान लीजिए जो वोल्टेज ये नहीं था, एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने VI sin ओमेगा IT ऐसा सिग्नल लगा दिया where I is varying from 1 to 10। बहुत सारी तरह के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मेरे पास वोल्टेज था वहां पर, बहुत सारी तरह के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज था और सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग थे, या कांस्टेंट सेम भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो सेम एम्पलीट्यूड के बहुत सारे एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल थे वहां पे, सबका एडिशन था। हर एक के करस्पॉन्डिंग इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज की पीक आएगी वो अलग अलग आएगी। इनपुट में अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से और हर सिग्नल के करस्पॉन्डिंग अपना अपना पीक वैल्यू आएगी, हाँ, और वो पीक वैल्यू अलग अलग होगी। बिकॉज ये दिख रहा है अभी यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ये ओमेगा पे डिपेंडेंट होगा। XC को लिखोगे 1/ω_c। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आई विल गेट डिफरेंट पीक वैल्यूज और डिफरेंट RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। नाउ ये जो वैल्यूज मिलेगी वो किस फ्रीक्वेंसी के लिए हाई एम्पलीट्यूड देगी, किसके लिए कम एम्पलीट्यूड देगी, ये लॉजिक बस सोचना है, बस ये चीज सोचना है। और यही होता है हाई पास या लो पास का कॉन्सेप्ट। हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई वोल्टेज मिल रहा हो तो बोलते हैं हाई पास, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई मिल रहा हो तो बोलते हैं लो पास। ठीक है, चलिए अब जरा मैं अभी जो लिखा है उससे सोचो, ये ओमेगा सी अगर अंदर अंदर भेज दे अपन इसमें, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है V0C, वो ओमेगा सी यहाँ अंदर भेजा तो आएगा V0, ये अंदर सेंड करा मैंने तो आएगा ω² R² C² +1। यू कैन ऑब्जर्व जैसे तो ओमेगा बढ़ाएंगे ये कम होते जाएगा, जैसे तो ओमेगा बढ़ाएंगे ये कम होते जाएगा, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसीज के लिए अक्रॉस कैपेसिटर मुझे हाई एम्पलीट्यूड मिलेगा एंड हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो अक्रॉस कैपेसिटर जो वोल्टेज है इट इज लाइक लो पास फिल्टर, फॉर लो फ्रीक्वेंसीज इट इज ऑफ हाई एम्पलीट्यूड, फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज इट इज ऑफ लो एम्पलीट्यूड। सही है क्या? सिमिलरली रेजिस्टर के अक्रॉस चेक करना, तो अगर इसके अक्रॉस लो पास हो रहा है तो वहां हाई पास आ जाता है, वहां हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ऑटोमेटिकली अपन को हाई वोल्टेज मिलता है और लो फ्रीक्वेंसीज के लिए लो वोल्टेज मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर का। आइडिया समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए तो फिल्टर ये तो अभी सिर्फ मैंने R और C से बताया, L C से भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, बस यही था कॉन्सेप्ट।
अब एलआरसी सर्किट जो होता है, आरएलसी सर्किट जो होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट, उसमें भी आपने कुछ पढ़ा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की पीक वैल्यू वेरी करती है, करंट बदलता है, तो आपको तीनों एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है वो भी बदलेंगे, तो वहां बैंड पास फिल्टर बन जाता है। वहां रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप आउटपुट ले, रेजिस्टेंस में जब करंट ज्यादा तो आउटपुट ज्यादा, रेजिस्टेंस में करंट कम तो आउटपुट कम, रेजिस्टेंस में करंट कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ज्यादा होता है, याद है? आरएलसी सर्किट अगर सोचो आप, इन्हें आरएलसी सर्किट, कैपेसिटर लगा है, एल लगा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, इसमें आपने ये वोल्टेज अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का दिया है तो आपको याद होगा शायद इसमें करंट का कुछ ऐसा ग्राफ आता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की पीक वैल्यू का ग्राफ बनाओ तो ऐसा कुछ आता है, कुछ याद आ रहा है? हाँ यस बोल रहे बच्चे। तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस पर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड था, उसके अलावा कुछ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी शायद सुना होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सुना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ? Yes, sir. है ना? क्या होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? पावर हाफ हो जाती है, बिल्कुल सही। वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इसमें जो रेजिस्टेंस में जो पावर मिल रही है वो पावर मैक्सिमम पावर की आधी मिलने लगे। रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर आ सकती है वो कितनी है, उसकी आधी जिन फ्रीक्वेंसी से मिलने लगती है उन्हें बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इन्हें कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। वैसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, वैसे ही अपने सिंपल लो पास या हाई पास फिल्टर में भी लॉजिक होता है। आप अगर देखो यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है, ओमेगा 0 डालोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, V0 आएगा, और ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो 0 आ जाएगा। बीच में कभी ऐसा भी तो होगा कि पावर आधी हो जाएगी, कैपेसिटर का जो अक्रॉस वोल्टेज की पावर है वो आधी हो जाएगी, होगा ना ऐसा? यहाँ पर भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइप का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हो। जब आधा हो जाए, पावर आधी मतलब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड 1/√2 हो गया, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपनी मैक्सिमम वैल्यू से √2 हो गया, पावर v स्क्वायर पर डिपेंड करेगी ऑफ कोर्स, सही है क्या? यस। सो एम्पलीट्यूड हाफ 1/√2 होने के लिए ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू जो मिनिमम आ रही थी उसको बस डबल करना है मुझे, 1/√2 के लिए इसको 2 करना है, अंदर अंदर 2 हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा नंबर जब 2 दे देगा तब आ जाएगी हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 1 हो जाना चाहिए। ये 1 कब होगा निकाल सकते हो, ओमेगा क्या आएगा या फ्रीक्वेंसी क्या आएगी वहां से, 1/2πRC। दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ RC फिल्टर, दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ RC फिल्टर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आया क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो गई, पावर आधी तो वोल्टेज की वैल्यू 1/√2 हो गई, वोल्टेज 1/√2 होने के लिए जो रिएक्टेंस था ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है, मिनिमम जो आ सकता है उसका डबल टाइप कुछ होना चाहिए। नीचे मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 1, उसका डबल क्या आ सकता है, नीचे √2 करने के लिए अंदर डबल 2 करना पड़ेगा, अंदर जब पूरे को 2 करूंगा तो ये नंबर 1, तो उससे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये आरसी फिल्टर पढ़ा, ऐसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी अपन ने, ये याद रखा यार। अब वो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा उसमें जरूरत होगी, हो जाएगा वो क्वेश्चन जो भी था। लॉजिक क्लियर हुआ? पर आपने बोला था इसे रिवाइज करने का, पर क्लियर है क्या? यस ओके बच्चों। सजल बोल रहा है कि 2 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए क्या? नहीं, आरसी वाले में 2 नहीं आती, उसमें एक ही आएगी, उसमें क्योंकि मिनिमम 0 से स्टार्ट होके, मतलब 0 पे यहाँ पे क्या होता है बीच में पीक आती है और वहां शुरू में पीक से धीरे धीरे ड्रॉप होता है, वहां तो वहां 2 नहीं आती, सिंगल फ्रीक्वेंसी आती कट ऑफ। लो पास या हाई पास में एक लिमिट से पहले के फ्रीक्वेंसी के लिए हाई आउटपुट होता है, एक लिमिट के बाद की फ्रीक्वेंसी के हाई आउटपुट होता है, तो यहाँ सिंगल फ्रीक्वेंसी आती है लो पास या हाई पास में। बैंड पास में होती है 2 फ्रीक्वेंसी, जिसके बीच में आपको हाई आउटपुट और बाद में कम आउटपुट, ये बैंड पास में ऐसा होता है। 2 फ्रीक्वेंसी है जिससे एक से कम पर भी कम आउटपुट, एक से ज्यादा पर भी कम आउटपुट, बीच में आपको ज्यादा आउटपुट। कुछ आ रहा है कि नहीं आया? ओके बच्चों, चलिए तो एक हमारा टेस्ट डिस्कस हुआ है, ठीक है, काफी टाइम हो चुका है। अगला टेस्ट जो अभी स्टार्ट करें, कर ले डिस्कस अभी। हाँ सजल तो बोल रहा है यस, सभी यस बोल रहे हैं।
नेक्स्ट टेस्ट में शेयर करता हूँ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जितने क्वेश्चन अभी हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये क्लास टेस्ट 11 क्वेश्चन नंबर 53 से चालू है। इसमें बताते जाओ, फर्स्ट पेज को डाउट। बताइए, फर्स्ट पेज पे कोई डाउट इसमें? कोई भी नहीं है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट 80, क्वेश्चन नंबर 80 आया मेरे पास। 80, the mobility of conduction electron is greater than that of holes since electron are lighter, are negatively charged, require small energy for moving through crystal, it is undergo smaller number of oscillation। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लाइटर होना तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि भाई होल के कंपेयर में लाइट तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट जरूर होता है उनका, एक इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट होता है। इन्होंने एग्जैक्टली लाइटर लिखा है ना, तो ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है। इनमें सबसे अच्छा तो सी ऑप्शन ही दिख रहा है, आंसर नीचे दिख रहा है मेरे को तो सी। ठीक है, रिक्वायर स्मॉलर एनर्जी फॉर मूविंग थ्रू क्रिस्टल, ये ज्यादा बेटर आंसर है। होल्स के कंपेयर में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। कंडक्शन बैंड में थोड़ा उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है, बिकॉज वो न्यूक्लियस से दूर रहता है, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो कम एनर्जी, थोड़ी एनर्जी देंगे, फ्रीली मूव करते हैं। और होल्स वाले में क्या होता है कि होल्स वो नीचे वैलेंस बैंड में लाई कर रहे हैं, वैलेंस बैंड इज एट लोअर एनर्जी स्टेट, तो वहां पर थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है चलने में, सब बोल सकते हैं। और सही तरीका जो रहता है एक्सप्लेन करने का वो था इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास, अगर उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे पास ये सेंटेंस लिखा था इफेक्टिव मास, तो मैं फर्स्ट को राइट करता, पर उन्होंने सिर्फ लाइटर लिख दिया। तो लाइटर लिखने से क्लियर नहीं होना कि किसकी बात कर रहे हैं, समझे? समझ आ रहा है आपको? चलिए, काफी बच्चों को तो क्लियर हो रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इस पेज पे और कोई डाउट? 99 आया मेरे पास, 99 लिख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना ऑर्डर की होती है? तो माइक्रोन की होती है। अरे तो माइक्रोन टाइप का आंसर होना चाहिए। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में कहा था, आपको बताया था, तो ये नैनोमीटर भी हो सकता है पीछे दिया हो, पर आंसर माइक्रोन ए, मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। क्या दिया पीछे? दिया है ना, मेरे को दिख सर रहा है। आंसर गलत दे के रखा है। आंसर गलत दे रखा है, बी दिया है आंसर। बी क्या मिलीमीटर? ये तो बहुत गलत है, मिलीमीटर तो होता ही है, ये तो रॉन्ग, 100% रॉन्ग। वो अगर नैनोमीटर के देते ना तो मैं सोचता, क्योंकि क्या है कि गलती हुई है उनसे, है ना, का डिस्कशन कर। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है। आजकल हम डिवाइसेस बहुत छोटे और बनाने लग गए हैं। 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी शायद सुना होगा, सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के। तो काफी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, तो पुरानी चीजें और अभी में बहुत फर्क है। पर इसका आंसर इस ऑप्शन में तो ए ही होना चाहिए, ठीक है, बी तो नहीं हो सकता कहीं भी। चलिए नेक्स्ट पेज बताइए। 110 तक 104 आया मेरे पास, 104। When a PN junction diode is reverse biased, the flow of current across the junction is mainly due to diffusion, थोड़ी होता वहां, depends upon nature of material, no, drift of charges, yes, both drift and diffusion, no। आंसर ए तो गलत है यार, इसका साफ साफ सही है। रिवर्स बायस में जो ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस से होता है ना करंट, तो गलत है यार, ये तो ये आंसर साफ साफ गलत है इसका। चलिए और कोई डाउट इसमें? 110 तक। 102, Zener diode functions in reverse bias condition, बी सिंपल। मतलब जेनर डायोड हम बनाते, फंक्शन तो दोनों में करेगा, बट हम जेनर डायोड जिसको कहते हैं वो हम स्पेशली बनाते हैं फॉर रिवर्स बायस, तो इसलिए आंसर सिंपल रिवर्स बायस। जेनर डायोड शब्द लगाएंगे फॉर रिवर्स बायस, ऐसा थोड़ी लिखा है कि किस में यूज कर सकते हैं, तो यूज तो फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, है ना। फंक्शन कहा है, जो उसका प्रॉपर फंक्शन है वो कहा है। जेनर डायोड की फंक्शनिंग क्या होती है? इट इज डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स बायस, सो इट्स फंक्शंस इन रिवर्स बायस। Clear? It is useful in reverse bias. Okay. Any other doubt?
वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज होता था, बिल्कुल सही। इसमें और कोई डाउट? कोई भी नहीं, आगे बढ़ते 119 तक। 119 तक कोई भी नहीं। नेक्स्ट 128 तक, 123, 123। In a half wave rectifier, the RMS value of AC component of wave is। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको मैंने शायद रिपल फैक्टर बताया था, 1.21 आता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। और रिपल फैक्टर होता है जो एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज जो भी आउटपुट आया उसका एसी कंपोनेंट निकालो, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालो, डिवाइड बाय उसको वोल्टेज आउटपुट की डीसी वैल्यू से डिवाइड करो। जो भी हमारे पास वोल्टेज आउटपुट आया था हाफ वेव में कुछ ऐसा आता है, वो इस तरह का, ठीक है। इसकी मीन वैल्यू निकालो तो इसको बोलते हैं इसकी डीसी वैल्यू, और वोल्टेज की वैल्यू में से उसकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, जो आएगा उसे बोलते हैं उसकी एसी वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्योंकि ये 1.21 नंबर है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एसी वैल्यू ज्यादा होती है डीसी से, तो मोर देन डीसी बी आंसर होना चाहिए। आई होप कि क्लियर है। आगे और कोई डाउट है क्या इस पेज पे? बताओ। कोई भी नहीं। नेक्स्ट पेज 114 तक। कोई भी नहीं। नेक्स्ट पेज 154 तक। 145 आया मेरे पास, 145 ये रहा। An NPN transistor circuit is arranged as shown in the figure. It is NPN transistor circuit क्या है? ये NPN है, इधर वीन लगा है, RL और ये सब लगा है। तो कॉमन, ये तो एम्पलीफायर का सर्किट है ना, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, इमिटर ब्रांच कॉमन रखी, देखिए तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर तो होना चाहिए, बी आंसर आना चाहिए इसका। इमिटर को देखो, इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है ना, ये देखिए इमिटर ब्रांच यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन दिख रही है मुझे, तो इमिटर को कॉमन रखते हुए हमने कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट लिया, तो कॉमन बेस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। आया? और कोई डाउट इस पेज पे? बताओ। कुछ लिखा है किसी ने? सर इमिटर और कलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई किया? इमिटर और कलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई कर? अच्छा, तो ये सर्किट कुछ काम कर पाएगा अगर हम बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में करें। तो ऊपर वाला जो एन है देखिए, उसे बैटरी के हाई वोल्टेज से जोड़ा है, तो ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस में है, और नीचे वाला जंक्शन वो ऑफकोर्स बीन लगाया तो हो सकता है फॉरवर्ड बायस कराओ। नीचे वाला इसमें का मुझे क्लियर नहीं है, नीचे वाला एन तो 0 पे लगाया मैंने, ठीक है, इससे समझ में आ गया। आया कुछ? और कोई इस पेज पर डाउट? नेक्स्ट पेज आ जाते। 161 a sinusoidal voltage of RMS 200 volt is connected to diode as in capacitor C in the shown figure so that half wave rectification occurs. The final difference in volt across C is। अच्छा, यहाँ देखो कैपेसिटर लगा रखा उन्होंने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ उन्होंने कैपेसिटर लगा रखा है। अब क्या होगा, डायोड की वजह से जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो करंट आएगा, जैसे मैं अगर आउटपुट का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा वोल्टेज आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आएगा, फिर 0 आएगा, तो कैपेसिटर को एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल मिल रहा है। अब कैपेसिटर की फंक्शनिंग क्या हो रही है? हमसे पूछा है फाइनल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम जब वोल्टेज लगाते हैं, डीसी वोल्टेज लगाते हैं, तो उससे वो चार्ज होता है ना, और अल्टीमेटली कैपेसिटर फुल वैल्यू पे चार्ज हो जाता है। किस वैल्यू पे चार्ज होगा? तो हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगाएंगे तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी उस पे चार्ज हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? जो हमारा इनपुट है असल में वो AC प्लस DC जैसा है। ये जो हमारे पास साइनसोइडल आधा साइनसोइडल आया है, दिस इज लाइक AC प्लस DC। इसमें सम AC कंपोनेंट है और इसमें कुछ DC कंपोनेंट है। DC कंपोनेंट से कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, DC वैल्यू जितना, और AC वैल्यू से तो वो चार्ज फ्लक्चुएट करते रहेगा।
तो आपको फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आपको मुझे लग रहा है इसकी डीसी वैल्यू बता देनी चाहिए। तो डीसी वैल्यू मतलब इसकी मीन वैल्यू क्या आएगी, याद करिए V नॉट बाय पाई आती थी, अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में करा था अपन ने V नॉट बाय पाई। V नॉट कितना दिया है, 200 वोल्ट आरएमएस दिया है, तो V नॉट कितना हो जाएगा 200√2 बाय पाई। कैलकुलेट करो, इसके आसपास जो आंसर हो मार्क करो। कुछ आ रहा है क्या? यस, है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल। अब वो तो बदलेगा, पोटेंशियल तो उसके अक्रॉस बदल रहा है, उसकी फाइनल वैल्यू बतानी है, मतलब डीसी वैल्यू बता दो, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है वो बता दो। एवरेज वैल्यू उसकी अब निकाल सकते हो आप, जो मैंने लिखी नीचे। क्लियर? कितना करीब आएगा ये कैलकुलेट थोड़ा बहुत कर ही लो। 200 इंटू √2 कितना होगा, √2 इज 1.414, नीचे पाई 3.14, तो कुछ 200 इंटू 1.4 बाय 3, ये लगभग ऊपर 1.5 और नीचे 3, मतलब नीचे है ना थोड़ी कम आएगी इसकी वैल्यू, नीचे 1.5 के आसपास बन जाएगा, नीचे नंबर नीचे 2 का आसपास नंबर बनेगा। तो 200/2 मतलब 100 के आसपास कुछ नंबर आना चाहिए। 100 के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डी बच रहा है बस, तो डी आंसर लगा सकता हूँ मैं वही से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करके देख लेना किसके आसपास नंबर बन रहा है। अब ऑप्शन में तो मेरे पास डी लग रहा है लगाने के लिए, 90 आ रहा है तो फिर डी लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। या चलिए, और इस पेज पे कुछ तो नहीं है, नेक्स्ट पेज। अदर क्वेश्चन आर सेम, अच्छा दूसरे क्वेश्चन पिछले से सेम हो गए, ओके फिर बहुत बढ़िया, मतलब अपना डिस्कशन हो गया पूरा, है ना। इसमें मुझे आपको ओपेम का मुझे कुछ भेजना है, उसके अलावा तो सारी चीजें हो गई है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर इसको बंद करते हैं अपन। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का मुझे आपको कुछ भेजना है, मैंने बोला था, तो वो मैं सेंड करूंगा आपको, है ना, उसके बाद ठीक है, इतनी चीजें काफी अपनी। ओके चलिए, टाइम भी काफी हो गया है, तो आज अपन यहीं रुकते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर का मैं आपको कुछ डिटेल सेंड करूंगा, तो आप वो जरूर देख लेना। उसके अलावा अपना एक तरह से सेमीकंडक्टर का डिस्कशन वगैरह काफी कुछ हो गया है ना, तो आज फिर यहीं रुकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम एरर स्टार्ट करेंगे। एरर से एक काम करता हूं मैं, आप थोड़ा अपने पेज से देख लो, मैं आपको कुछ वीडियो लेक्चर सेंड करूं क्या यूट्यूब पे, क्लास में पढ़े, क्लास में तो पढ़ेंगे अपन, वीडियो लेक्चर भी भेज देता हूँ, ऐसा करें, है ना। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, तो उस पर आप एरर्स की लेक्चर देख सकते हो, और बाकी क्लास में करेंगे हम, ठीक है। कभी बाद में आपको देखना हो तो उस हिसाब से। चलिए, तो लिंक सेंड करूंगा मैं एक प्लेलिस्ट की यूट्यूब पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय सबको, टेक केयर, प्लीज अपडेट लेक्चर 9। हाँ, कल लेक्चर 9 तो है नहीं ना, सेमीकंडक्टर तो 8 में खत्म हो गया था, उसके बाद हमने तो कल वल तो वो करा था, कुछ और चीज करी थी अपन ने कल, शायद डिस्कशन वगैरह ही करा था, सही है। एक्सरे वगैरह कल करा है, हाँ, तो कल का लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, कल एक्सरे वगैरह डिस्कशन करा था वो भी कर देंगे। ओके बच्चों, बाय सबको।